देखिए जी, इसका डिफिनेशन हम लिख रहे हैं। एक बार बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर और इसकी जो दिशा होगी वह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो देखिए डिफिनेशन थोड़ा 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 देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन देखिए। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों गलती हो गया था। दोनों आवेशों में से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण होता है तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l का गुणनफल होता है। तब परिभाषा इसी से बनाइए। तो आवेश कहाँ से लिया गया है? वैद्युत द्विध्रुव से। दो उस पे कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश। तो 2 आवेश में से केवल एक आवेश का परिमाण लिए हैं और उनके बीच की अल्प दूरी 2l लिए हैं और क्या कर दिए हैं? गुणा कर दिए हैं। तो वही लिख दीजिए, हिंदी में परिभाषा हो गई। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण 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 तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। पहले इसका मात्रक लिख लें। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको दिखाते हैं। P से बराबर का होगा Q गुणे 2l। इसको लिख सकते हैं P बराबर Q गुणे 2l। इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। और यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है।
या कौन सी राशि है, सदिश राशि। और जब सदिश राशि है तो इसकी जो दिशा होगी वह ऋण आवेश से धन आवेश की होगी। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी जो दिशा होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। यहाँ पर चित्र बना के लिख सकते हैं। मान लिया धन आवेश है, यहाँ का है वो ऋण आवेश। जो इसकी दिशा होगी धन आवेश से कहाँ होगी, वो ऋण आवेश की ओर। जो इसकी दिशा होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक कूलॉम होता है और इसकी जो दिशा होती है वह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। यदि आप लोग को समझ में आया तो हाँ बोलिए, और नहीं समझ में आया तो ये बताइए, कमेंट में लिखिए। आप लोग के लिए अब अगला वीडियो देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य भी अच्छा लगे तो भी आप लोग बता सकते हैं कि हाँ हमारे में क्या दिक्कत है या क्या कमी है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत ना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यह वीडियो देख रहे होंगे। देखिए आज हम लोग चलते हैं कक्षा 12 का एक फिजिक्स जो पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी एंड वैद्युत क्षेत्र। उसमें है एक बढ़िया प्रश्न है जो आज हम हल करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। यह बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यह प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कल का वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिस पर दो आवेश होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और उनके बीच की जो दूरी होती है वह 2l मानते हैं, लेकिन बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो अब उसी के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में, अब अक्षीय स्थिति का मतलब समझिए। देखिए मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है। अब बताएं कि वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश होते हैं। कौन आवेश हो, दो आवेश। एक होता है धन और एक का होता है ऋण होता है। और जो इनके बीच की दूरी होती है वह कितना होती है, 2l होती है। तो देखिए बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, कौन स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है यह लंबाई है। अगर लंबाई के अनुदिश हम आगे पीछे चलें, लंबाई के अनुदिश यदि हम आगे या इसके पीछे चलें, या तो बाएं साइड बढ़ाइए दाएं साइड, या तो बाएं साइड बढ़ाएं, यही इसकी क्या होती है, अक्षीय स्थिति होती है। क्या होती है, अक्षीय स्थिति होती है। एक बात और ध्यान सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्षीय स्थिति हमें प्राप्त करनी है यदि, तो इसकी लंबाई के या तो दाएं चलिए या तो बाएं चलिए, यही इसकी क्या होगी, अच्छी स्थिति होगी। अर्थात कहने का मेरा यह मतलब है कि लंबाई के अनुदिश चलने पर, लंबाई के अनुदिश चलने पर जो स्थिति हमें प्राप्त होती है, या तो इधर लीजिए या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, यह सभी क्या है, अक्षीय स्थिति है। क्या है, या तो इधर ले सकते हैं आप लोग, इधर भी क्या है, अक्षीय स्थिति है। तो इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति। और एक स्थिति और आती है जो अगले हम प्रश्न में पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं, एक होता है अक्षीय स्थिति। क्या होता है, अक्षीय स्थिति, जो अभी बताए हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव के है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, यदि इसके अक्षीय स्थिति का मतलब इसके लंबाई के अनुदिश या तो हम इधर चलें या इसकी दाएं में इधर चलें तो अक्षीय स्थिति हो गई। लेकिन यह तो पहला हो गया। दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय
निरक्षीय क्षीय छी निरक्षीय स्थिति, इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति, या एक नाम और होता है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक स्थिति। तो यह दो स्थिति वैद्युत द्विध्रुव की दो जो स्थिति होती है, उन स्थितियों में हम निकालेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब किसके कारण, उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो बहुत ही क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो अक्षीय स्थिति आप लोग समझ गए। अब देखिए निरक्षीय स्थिति, इसका एक और नाम होता है लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि लंब का मतलब इसके लंबवत या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। लंब का मतलब कोण कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। इसी को कहते हैं निरक्षीय स्थिति, या कहेंगे लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब जो हम लंब लेंगे वह इसकी लंबाई को समान दो भागों में बांटेगा। इसके ठीक मध्य में लेते हैं, इसके ठीक मध्य में लेते हैं, इसी को कहते हैं लंब समद्विभाजक स्थिति। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक होगा उसे आज स्थापित करेंगे, प्राप्त करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति आप लोग समझ गए। अब इसके आगे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह क्या होती है। अरे मान लीजिए कोई आवेश है, क्या है, कोई आवेश है। आज जब कोई आवेश है तो एक चारों तरफ का उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अरे यदि मान लीजिए आप चुंबक रखे हैं तो चुंबक आसपास के सभी लोहा के कण को या किसी अन्य कण को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका मतलब ये अपना क्षेत्र बनाया है तो उसको कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जब आवेश रखे हैं इसके चारों तरफ का उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में जब हम कोनो परीक्षण आवेश को रखते हैं, परीक्षण आवेश का मतलब इसका मान बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, लगभग नगण्य के बराबर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब हम कोनो परीक्षण आवेश को रख देते हैं तो कूलाम के नियमानुसार इस पर वैद्युत बल लगता है। क्या लगता है, वैद्युत बल। तो उस लगने वाले वैद्युत बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसको दिखाते हैं ई से। किसे दिखाते हैं, ई से। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए इसका मात्रक होता है न्यूटन। बटा का मतलब होता है प्रति, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ काम आएगा सदिश राशि का। यह कौन सी राशि है, सदिश राशि। और जो इसकी दिशा होती है वह होती है धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह क्या होगी, धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर। आप लोग समझ गए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसको आप लोग इससे पहले जो वीडियो पढ़ाए उसमें आप लोग देख सकते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। आज बस इसको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है तीव्रता, यह एक सदिश राशि होती है
इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक सदिश राशि है और जो इसकी दिशा होती है धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर होती है। आप लोग इतना देख लीजिए। और एक बात थोड़ा सा और रिवीजन कर रहे हैं, एक और पढ़ाए थे, किसी बिंदु आवेश के कारण इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम प्राप्त कर चुके हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण ऐसे कितना दूरी पर हो, r दूरी पर एक कोई बिंदु माने थे जिसको माने थे P। इस प्रकार रखे तो परीक्षण आवेश कहा है कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता निकालने के लिए एक परीक्षण आवेश बनाया गया है, उसको वहां पर रख दिए थे। अब कूलाम के नियमानुसार इस प्रकार लगेगा वैद्युत बल लगेगा, तो कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इंटू Q0 बटा में r²। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से क्या होता है, E बराबर F बटा में Q0। तो इसको हम लिख सकते हैं F गुणे 1 बटा में Q0। अब F का मान या समीकरण 1 से रख दीजिए। F का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब समीकरण 1 से रखेंगे तो देखिए E बराबर F के स्थान का रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इंटू Q0 बटा में r² और गुण 1 बटा में का है Q0, तो Q0 कट जाएगा। E बराबर का आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा में r²। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आप कब के लिए, किसी बिंदु आवेश के लिए उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर का ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा में r²। इसको याद कर लीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र जो आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में r²। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो सदिश राशि, और इसकी जो दिशा होगी वह धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर होगी। अब देखिए आगे, इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बात और आप लोग बता दें कि सदिश राशियों को जो जोड़ घटाना होता है, सदिश राशियों का जोड़ और घटाना हम बीजगणितीय नियम पर नहीं करते हैं। बीजगणितीय नियम का मतलब कि 5 + 5 इसको डायरेक्ट का लिख देंगे 10। लेकिन अगर मान लीजिए सदिश राशि है, क्या है सदिश राशि, और यहाँ पर सदिश राशि 3 न्यूटन है, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं इस प्रकार, 8 न्यूटन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि होता है। और कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे कि सदिश राशियों का जोड़ घटाना हम बीजगणितीय नियम पर नहीं करते हैं। इसके लिए कुछ खास नियम दिए गए हैं जो थोड़ा बहुत रिवीजन कर देते हैं हम इसको सिद्ध करने से पहले, तो आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए पहला नंबर, यदि दो सदिश एक ही दिशा में हो, यदि दो सदिश, मान लीजिए एक सदिश ए है और यह एक सदिश बी है, दोनों की दिशा एक ही है, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। तो जब दो सदिश की दिशा एक ही हो तो हम क्या करते हैं, परिणामी निकालने के लिए दोनों सदिश को जोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा a + b। तो जब दो सदिश राशियों की दिशा एक ही हो या एक ही दिशा में हो
तब वहाँ परिणामी निकालते समय दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन दूसरा नंबर देखिए, यदि दो सदिश, मान लीजिए कोई सदिश ए है, इसकी दिशा इस साइड है, और कोई सदिश बी है जो इसकी दिशा इधर है, तो अब देखिए दोनों सदिश एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो परिणामी जोड़ कर निकालते हैं, परिणामी जोड़ कर निकालते हैं। लेकिन जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो परिणामी घटाकर निकालते हैं। परिणामी कैसे निकालेंगे, घटाकर। तो इतना याद रखिए, काम करेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो परिणामी जोड़कर निकाला जाता है। लेकिन जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत का मतलब एक पूर्व तो एक पश्चिम, एक उत्तर तो एक दक्षिण, या नहीं कि एक पूर्व तो एक दक्षिण हो जाए, एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे के विपरीत का मतलब जैसे मेरा जो चेहरा है इसका विपरीत क्या होगा, मेरा पीठ होगा। तो जैसे हम पूर्व देख रहे हैं तो मेरा विपरीत दिशा क्या होगा, पश्चिम। अगर मान लीजिए कोई देख रहा है उत्तर, तो उसका विपरीत दिशा क्या होगा, दक्षिण। तो जब इस प्रकार दो सदिश रहेंगे तो उनका परिणामी कैसे निकालेंगे, घटा के। अब देखिए हम टॉपिक पर अपने आते हैं। अब बहुत बहुत रिवीजन हो गया। अब थोड़े समय के लिए अपने सांस को लंबी खींचिए, एक गहरी सांस लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब हल पर चलते हैं। अब अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। देखिए कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। या यह भी हो सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव वास्तव में क्या लिख नहीं सकते हम, तो मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। और मानेंगे तो या तो उसको हम वायु परीक्षण करेंगे या तो निर्वात में तो कर नहीं सकते। लेकिन निर्वात इसलिए लेते हैं क्योंकि जो विद्युतशीलता होती है वायु और निर्वात की लगभग क्या होती है, बराबर होती है। जो वायु या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो लगभग क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम वायु या निर्वात दोनों ले सकते हैं। तो वास्तव में तो लेंगे नहीं, तो मान लेंगे। तो माना क्या हो, माना, देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव का है, ए बी है, का है वो, ए बी। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। यहाँ मान लेते हैं धन आवेश है, तो यहाँ क्या होगा, वो ऋण आवेश। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव होता ही है जिस पर दो आवेश होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं और चिन्ह में विपरीत होते हैं, और इनको बीच की दूरी क्या होती है, 2l। क्या होती है, 2l। तो माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में रखा है। इसको हम कहाँ रखे हैं, या तो वायु में रखे होंगे या तो निर्वात में। निर्वात में तो रखकर हम परीक्षण करेंगे नहीं, लेकिन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वायु और निर्वात की विद्युतशीलता लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा है, या तो वायु में रखा होगा या तो निर्वात में। तो मान लीजिए, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में रखा है। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में रखा है। अब इसकी अच्छी स्थिति में, कौन स्थिति में, अच्छी स्थिति में दूरी हम लेंगे तो कहां से लेंगे, वो मध्य से। मान लीजिए इसके मध्य से आर दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ले रहे हैं।
जो दूरी कोई ले रहे हैं, मान लिया अच्छी स्थिति में इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम है P। क्या नाम है वो? P। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, जो वैद्युत द्विध्रुव के जो या दूरी लिए हैं, कहां से लिए हैं? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, एकदम बीचों बीच लिए हैं। मध्य बिंदु से कितना दूरी पर लिए हैं? r दूरी पर एक बिंदु P है। अब कौन सी स्थिति में हो? अक्षीय स्थिति में, क्योंकि बताए हैं इस लंबाई के अनुसार अगर आगे चलेंगे तो अक्षीय स्थिति और लंबवत ऊपर जाएंगे तो निरक्षीय स्थिति। तो अच्छी बोला है तो अच्छी ले लिए हैं। तो माना वैद्युत द्विध्रुव AB कहाँ रखे हैं? वायु या निर्वात में। इसके अक्षीय स्थिति में, कौन स्थिति में हो? अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी? तो आप लोग थ्योरी में लिख सकते हैं कि माना, क्या लिखेंगे? माना वैद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में रखा है। इसके अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए लिख दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त शब्दों में कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में स्थित है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB कहाँ है? वायु या निर्वात में। इसकी अक्षीय स्थिति में, इसके अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर हो? r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है ना जी। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव कितने आवेश हैं? 2 आवेश, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। एक बार निकालेंगे धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बार निकालेंगे ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, या तो पहले धन आवेश के कारण निकालिए उस पर, या तो पहले ऋण आवेश के कारण निकालिए। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है। आप लोग जो मर्जी करें जिसके अनुसार निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले चित्र बनाकर आप थ्योरी लिख लेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में स्थित है। इसके अक्षीय स्थिति में, कौन स्थिति में हो? अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले क्यों धन ऋण क्यों आवेश कारण। आप कुछ भी लिखा सकते हैं। तो देखिए ऋण क्यों कहाँ स्थित है? वो बिंदु B पर। तो बिंदु B पर स्थित ऋण क्यों आवेश, बिंदु B पर कौन स्थित है? ऋण आवेश है।
तो बिंदु बी पर स्थित ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता यहां से यहां तक की निकालने के लिए हमें यह दूरी भी चाहिए, क्योंकि हम पढ़े हैं कोई किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से इसकी दूरी लिए है ना। तो जब यहां से यहां तक की हमें दूरी तीव्रता निकालनी है, इसके कारण इस पर जब तीव्रता निकालनी है तो यहां से यहां की दूरी भी चाहिए। तो आप लोग बताइए कि यहां से यहां की दूरी क्या होगी। देखिए यह पूरा 2l है और यह मध्य बिंदु है, तो इतनी दूरी l और यह भी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब मध्य बिंदु से कितना दूरी पर, r दूरी पर है, तो बताइए दूरी क्या होगी। जैसे मान लीजिए यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितना है, हो 20, कितना है 20 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसके मध्य बिंदु से 30 सेंटीमीटर कितना दूरी पर हो, 30 सेंटीमीटर पर एक आदमी कोई खड़ा है, मान लीजिए पांव को फैला के कोई खड़ा है। तो अब मध्य बिंदु का मतलब कि 10 सेमी होगा, तो अभी कितना होगा 10 सेमी। अब बताइए यहाँ कोई बकुला खड़ा है, मान लीजिए बकुला भैंस गोरू कुछ भी है, इस बकुले से इस आदमी की दूरी कितनी होगी, यह पूरे ध्रुव की जो दूरी होती है 20 मान लीजिए, यह मध्य में, मध्य का मतलब यह 10, तो यह भी 10। तो यहाँ कोई मान लीजिए बकुला है, इस बकुले से इस आदमी की दूरी कितनी होगी, अरे दूरी निकालनी यहाँ से यहाँ काट दीजिए, काट दीजिए कि मतलब 10 क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, 10 क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। किस में से निकाल रहे हैं, 30 में से। तो 30 माइनस 10 कर सकते हैं, कितना आएगा हो 20। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है l, इधर काट सकते हैं, तो क्या बचेगा, इतना बचेगा ना हो। तो काटने का मतलब होता है, किसको काट रहे हैं, यल को। काटने का मतलब होता है कि पूरी दूरी में से, आज पूरी दूरी क्या है, r है, पूरी दूरी क्या है, r है, r में से यल को हटा लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस यल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस यल। अब उसी प्रकार जब हमें यहाँ से यहाँ तक दूरी लेनी है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है, तो और 10 आगे जा रहा है, कितना हो जाएगा 40। अरे प्रभु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है, तो 10 आगे मतलब यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, जब जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा ना। तो यहाँ जगह जब दूरी लेना होगा, जब धन आवेश से P की दूरी लेना होगा, क्या लेंगे, r प्लस यल। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, r प्लस यल, r प्लस यल। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r माइनस यल। कोई दिक्कत, क्योंकि इतनी यल है और इतना r है, आप दोनों जोड़ देंगे तो पूरी दूरी निकल जाएगी, r प्लस यल। आज जब यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालनी हो, तो यहाँ तक दूरी r है, इसमें से यल घटा लीजिए, r माइनस यल। अब आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए कि यह दूरी क्या है, r माइनस, यहाँ से यहाँ तक दूरी r माइनस यल है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, r प्लस यल है। आप लोग लिख भी सकते हैं। तो देखिए अब मस्त मस्त शब्दों में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हो किसी के कारण निकाल सकते हैं, या तो इसके कारण या तो इसके कारण। पहले किसके कारण निकालें, आप लोग तय कर लीजिए, इसी कारण निकाल सकते हैं। तो देखिए बिंदु बी है, अब बिंदु बी पर कौन स्थित है, ऋण आवेश, तो लिखेंगे क्या, बिंदु बी पर स्थित ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिए कहाँ स्थित है वो, बिंदु B पर, बिंदु B पर स्थित ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए E1 कितना मान ले, E1 मान लीजिए, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है,
मान ली E1 बराबर क्या आएगा 1/4 पाई F साइलेन 0। क्यू बटा में दूरी का स्क्वायर होता है, अरे यही होता है जी, E बराबर 1/4 पाई F साइलेन 0 क्यू बटा में R स्क्वायर। ये हम दूरी सूत्र निकालते सूत्र से, तो क्या हो जाएगा देखिए, माने E1 बराबर 1/4 पाई F साइलेन 0 क्यू बटा में। अब देखिए दूरी का स्थान क्या है, हम बिंदु बी लिए हैं, अब बिंदु बी से पी की दूरी कितनी है r माइनस यल, r माइनस यल का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यह एक सदिश राशि है, यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब बताएं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होगी ऋण आवेश से कहाँ होगी, दूर होगी। मतलब इसके कारण बिंदु P पर जो तीव्रता की दिशा किधर होगी, इससे दूर होगी। यह किसकी दिशा है, E1 की दिशा है। किसकी दिशा है, E1 की दिशा है। E1 की दिशा। अब बताइए E1 की दिशा किधर है, A से B की ओर है। इधर से A से किधर है, B से P की ओर। लिख सकते हैं ना कि B से P की ओर है। इसकी जो दिशा है B से P की ओर है, क्या लिख सकते हैं, A से B की ओर है, A से B की ओर है। इसको मान लीजिए बढ़िया बढ़िया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखिए बिंदु B पर स्थित ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए। अब कौन बचा है, वो धन क्यू आवेश। अब निकालेंगे धन क्यू आवेश, एक कहाँ स्थित है, बिंदु A पर। यहाँ लिख दे सकते हैं बढ़िया बढ़िया शब्दों में, बिंदु A पर स्थित धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो देखिए क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई F साइलेन 0 क्यू बटा में। अब देखिए यहाँ बिंदु A लिए हैं, तो बिंदु A से P की दूरी क्या है, r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए यह धन आवेश है, निकाल रहे का धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो धन सॉरी जी, इसकी जो दिशा होगी ऋण आवेश की ओर होती है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी ऋण आवेश की ओर होगी। इसके कारण इधर इसकी दिशा होगी जी E1 की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वह धन आवेश से दूर होती है लेकिन ऋण आवेश की ओर होती है। तो अब इसके कारण क्या माने E2 हो, तो इसके कारण E2 की दिशा क्या होगी, धन आवेश से दूर, मतलब इधर भागेगी। तो यह किसकी दिशा हो गई, E2 की। धन आवेश कारण निकाले E2 जी, धन आवेश से दूर होगी और जबकि ऋण आवेश कारण इधर होगी। इसकी जो दिशा होगी A से B की ओर होगी, A से B की ओर। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब बताइए, अब बिंदु P पर क्या निकालेंगे, परिणामित तीव्रता। तब परिणामित तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ कितने वेक्टर हैं जी, 2 सदिश हैं। दोनों कैसे हैं, विपरीत। बताए थे कि जब 2 सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो परिणामी कैसे निकालेंगे, घटाकर। कैसे निकालेंगे, घटाकर। तो आगे देखिए आप लोग, चूंकि हम लिख सकते हैं बिंदु P पर E1 व E2 की दिशा, E1 व E2 एक ही बिंदु पर हैं और दिशा में क्या है, विपरीत हैं। E1 व E2 की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए परिणामी घटा के निकालेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर E1 व E2 की दिशा एक दूसरे
के विपरीत है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी इसलिए बिंदु P पर परिणामी यदि E हो तो क्या लिख सकते हैं? E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2। अब देखिए E1 किसको हटाएंगे जी? E2 को, क्योंकि E1 का मान अधिक है E2 से, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर यही होता है 1/4π0 और Q बटा में r²। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है? दूरी पर निर्भर कर रही है। तो जब घटा रहे हैं इसका मतलब दूरी यहाँ कम है, तो जब दूरी कम होगी तो तीव्रता अधिक होगी। यहाँ दूरी अधिक है, तीव्रता का होगी कम, इसका मतलब E1 का मान का है? अधिक, इसलिए E1 में से E2 को घटा रहे हैं। अब E1 व E2 का मान रख दीजिए। तो देखिए E बराबर E1 का मान कितना है? वो 1/4πε0 Q बटा में r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान कितना है? 1/4πε0 Q बटा में r प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है? क्यों भी दोनों में कॉमन है, 1/4πε0 भी कॉमन है, कॉमन लीजिए। अब इसको गणना कर लीजिए जी, हल हो जाएगा। तो 1/4πε0 इंटू क्यू कॉमन है, तो क्या बचेगा? 1 में r माइनस L का होल स्क्वायर अब माइनस 1 में r प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो देखिए E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। आज जब एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम लिख सकते हैं r माइनस L का होल स्क्वायर इंटू r प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिए। एलसीएम में क्या करते हैं? हर से भागते हैं, तो हर से भागने कट जाएगा तो क्या बचेगा? r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इससे भागने के कट जाएगा, या बचेगा r माइनस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी? अब देखिए आगे बढ़िया बढ़िया। E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ दीजिए तो क्या आएगा? r² प्लस L² प्लस 2r L। अब माइनस इसको तोड़िए, यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यह L है जी, r² प्लस L² माइनस 2r L होता है। अब देखिए यह कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में क्या है? a माइनस बी। पहले इसको इस प्रकार लिख लीजिए, r माइनस L इंटू r प्लस L। इन दोनों का बराबर का लिख दीजिए होल स्क्वायर, क्योंकि जब कोष्टक हटेगा तो स्क्वायर दोनों पा सकता है। अब देखिए E बराबर 1/4πε0 डॉट क्यू r² प्लस L² प्लस 2r L। अब जब कोष्टक के आगे माइनस है तो जब कोष्टक हटाएंगे तो सभी चिन्ह का हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो r² माइनस L² अब प्लस हो जाएगा 2r L। अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। वर्गांतर सूत्र याद होगा आप लोग को, a माइनस बी है और यह क्या है? a प्लस बी है, तो होता है a² माइनस b²। लिख सकते हैं r² माइनस L² का होल स्क्वायर। आइए देखिए r² से r² कट गया, L² से L² कट गया, तो क्या बचा? E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। क्या बचा हो? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4r L। अब बटा में, अब देखिए r की तुलना में L का मान बहुत छोटा होता है। r की तुलना में L का मान क्या होता है? बहुत छोटा होता है। जिसे r देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है, L का है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है। वैद्युत द्विध्रुव की क्या है? बीच की दूरी है, जो 2L माने थे।
एक तो छोटी दूरी है 2l माने थे, उसी में इसका आधा लिए हैं। क्या लिए हैं? आधा लिए हैं और उसका वर्ग कर दिए हैं, तो और क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 0.1, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 0.01 आएगा। तो जब छोटी राशि का, एक से छोटी राशि का दशमलव में हो, जब उसका वर्ग करते हैं तो और छोटी राशि मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो यल है आर की तुलना में क्या है? बहुत छोटा है, इसलिए इसे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल। इसका मतलब यल का है? यल उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय है। आज जब उपेक्षणीय है तो इसको छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार ठीक है 1 करोड़ में 8 ना, 1 करोड़ में 8 ना, कोई गिनती नहीं, तो 1 करोड़ में 60 ना निकाले कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर पर स्क्वायर, तो ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 डॉट क्यू। अब गुणा कर दीजिए इसमें, तो क्यू गुणे 4 आर यल बटा में आर पर देखिए 4 घात हो जाएगा, तो एगो आर से एगो आर कट गया। अब देखिए वहीं आगे इसको उतार लीजिए, आप लोग लिख सकते हैं अब अंजलि ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट 0। और इसको देखिए लिख सकते हैं हम क्यू गुणे 2l गुणे 2 बटा में आर पर 3 घात। और आप लोग जानते हैं कि क्यू गुणे 2l का होता है? p होता है। तो ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट 0, आप इसके साथ लिखते हैं p और गुणे 2 बटा में आर क्यू। तो ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 2p बटा में आर क्यू। यही वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्रिका है, तीव्रता के लिए व्यंजक है। जय हिंद, जय भारत।